नमस्कार भाई सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर स्वागत है। ये दृष्टि इतिहास की एनसीईआरटी है जो कक्षा 6 से 12 तक है। इसमें इतिहास की 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और ये हमारे अतीत का फर्स्ट लेसन है, क्या कब कहाँ और कैसे। पहला क्वेश्चन है, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो इसका पहला हो जाएगा, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरदर की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। इनका न कि विंध्य क्षेत्रों में नहीं हुआ, इनका किरदर की पहाड़ियों में हुआ है। गेहूँ और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वे मेरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीरनगर के लहुरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग लहुरादेव में जो साक्ष्य पाए गए ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका कथन ये ठीक है। व्याख्या देखिए, कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई है। अतः कथन 2 गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये मगध नाम से जाना जाता था। सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध प्राचीन काल का पहला राज्य था जिसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया गया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था जो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 4 देख, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। दूसरा है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसके दोनों ठीक है। ये इसकी व्याख्या और देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस कहा और उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है और ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियाँ कहलाती थी।
अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकाला गया है। सी देखिए, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी देखिए, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका यही गलत है। ये देखिए व्याख्या देखिए, कथन ए, बी व सी सही नहीं है, परंतु डी गलत है। तो ये गलत है इसका, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। वे ये मंदिरों और विहारों से नहीं, इनसे अलग भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा देखिए, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो इसका जो ये होगा, यह अभिलेख कहलाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन एक गलत, कथन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं और रानियों व अन्य लोगों के आदेश का कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। 7वां क्वेश्चन देखिए, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? ये किन लिपियों में लिखा? 7वां क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरामाइक और ब्राह्मी, बी यूनानी और ब्राह्मी, सी देवनागरी और तमिल, और डी यूनानी और अरामाइक। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी और अरामाइक नामक 2 भिन्न भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथन दिए हुए। कथन ए है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, और इसका कारण है आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ए ठीक रहेगा। व्याख्या देखिए, विकल्प ए सही है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। इनमें ए सही है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं, इंग्लिश में इसे बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडी, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है। और बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। और बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।